सो हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी वर्ल्ड चैनल। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर सेकंड। तो चैप्टर सेकंड है हमारे एनसीईआरटी का। इससे पहले एक चैप्टर हम कर चुके हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपके सामने दिख रहा है दिस इज चैप्टर 3, ये आपके सामने है वॉल्केनो। वॉल्केनो मीन्स जब धरती से लावा या मैग्मा बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ volcano. So I'm going to start. What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like a cricket ball, or a hollow wall, or a thick cover of rocks, that is lithosphere? देखो ये बोल रहा है कि जब आप अर्थ को इमेजिन करेंगे तो आप कैसे इमेजिन करते हैं? क्या आप वो बॉल भरी हुई है अंदर से, क्या ये बॉल खाली है, या सिर्फ लिथोस्फेयर है, पत्थर है? हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ ऑफ इमेजेस ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन? इसलिए मैंने सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन का इमेज आपके सामने गूगल से निकाला। हैव यू सीन? सो इफ यू नॉट सीन देन सी हियर। ये है वॉल्केनिक इरप्शन का डायग्राम, वॉल्केनिक इरप्शन। तो क्वेश्चन बोल रहा है हैव यू सीन? सो कैन यू रिकलेक्ट द एमरजेंस ऑफ होल्ट मोल्टन लावा, dust, smoke, fire, magma flowing out of volcanic crater? The interior of the earth can be understood only by indirect evidences, as neither anyone has nor and anyone can reach the interior of the earth. बहुत ही प्यारा बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं। ये जो इनडायरेक्ट रिसोर्सेज हैं इनके द्वारा ही हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है हमारे इंटीरियर को स्टडी करने का। ये हमारा छोटा सा था प्रोसेस। एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेसेस ऑपरेटिंग ऑन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। बोलता है कि जो कॉन्फ़िगरेशन है हमारे सरफेस ऑफ अर्थ का, वो लार्जली किन चीज़ों से मिलकर बना है? प्रोसेस है हमारा किसका? जो हमारे अर्थ के इंटीरियर पे जो प्रोसेसेस फोर्सेस लग रही हैं, मैं बताऊंगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस हैं। एक्सोजेनिक वो फोर्सेस हैं जो कि अर्थ के एक्सटीरियर से लग रही हैं, फॉर एग्जांपल सन लाइट है, विंड है, ग्रेविटेशनल है। और इंटीरियर में कौन सी फोर्सेस लगी हैं वो आपको दिखाया जाएगा। एक्सोजेनिक एज वेल एज इंडोजेनिक प्रोसेसेस आर कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है फिजियोग्राफी, जो ऊपर धरती के ऊपर सतह होती है। एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ इट्स इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेसेस आर इग्नोर्ड। अगर आप जब तक एंडोजेनिक प्रोसेसेस को इग्नोर करते रहेंगे तब तक उसकी फिजियोग्राफिक कैरेक्टर जो आप देखना चाह रहे हैं वो हमेशा इग्नोर्ड ही रहेगा, अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। तो हमें एंडोजेनिक प्रोसेसेस के साथ साथ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को भी देखना है। नेक्स्ट, ह्यूमन लाइफ इज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। हमारी जो ह्यूमन लाइफ है, हम जो जीते हैं, हम फिजियोग्राफी जो रीजन की है उसके हिसाब से रहते हैं। कोई लद्दाख में रहता है, कोई हिमाचल में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई तमिलनाडु में रहता है। तो आपने देखा होगा जो पर्सन्स हैं उनकी खाने पीने की हैबिट्स, रहना खाना पीना, मौसम, सब कुछ अलग होता है, ठीक है। एंड ह्यूमन लाइफ जो है लार्जली हमने देख लिया। देयरफॉर it is necessary that one can acquainted with the forces that influence and landscapes development to understand why the earth shake और how a tsunami wave are generated। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। हमें अंडरस्टैंड करना है कि अर्थ क्यों हिलती है, या हम बोल सकते हैं अर्थ क्यों काटते हैं, सुनामी क्यों आती है, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें पता होना चाहिए इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। You have noted that the earth forming material you have been distributed in the form of layer in the crust in the core। हमने देख चुका है, हम देख चुके हैं कि लास्ट में पिछले चैप्टर में कि जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बन चुकी है, जिसमें कोर है, पिछले में हमने देख लिया था, मेंटल है और क्रस्ट है। इनको हम डीप में देखेंगे इस बार। नेक्स्ट है इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट, ठीक है, इंफॉर्मेशन दीज लेयर, so it is very easy। So now we are going to start the sources of information about the interior। कैसे हमें sources मिले, पता चला इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। तो जो अर्थ है, रेडियस है 6370 किलोमीटर, इतना हमारा रेडियस है अर्थ का, 6370 किलोमीटर। कोई भी आज तक इतने नीचे डेप्थ में नहीं जा सका है, ठीक है। एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल। अंडर सच कंडीशन यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अबाउट द अर्थ इंटीरियर। अब आज तक कोई इस अर्थ के इंटीरियर तक नहीं पहुंच सका है, 6370 किलोमीटर। तो यहाँ तक अगर कोई नहीं गया है तो हाउ साइंटिस्ट टेल अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ,
मैं कैसे बता सकता हूँ कि हमारे इंटीरियर में आयरन है और हमारा आयरन कोर लिक्विड है? बताता हूँ कैसे। हम देखो, हम हैरानी होती है, मोस्ट ऑफ द नॉलेज होता है अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड द इन्फ्रेंसेस। इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है कुछ मैंने जो रिपोर्ट को एनालाइज किया और उसके बेसिस पे जो इन्फ्रेंस या रिजल्ट निकाला। येट ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी मिलती है। व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन? इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जो अर्थ के इंटीरियर से डायरेक्ट चीजें मिलती हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस सम डायरेक्ट सोर्सेस। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट सोर्सेस? तो देखिए, डायरेक्ट रिसोर्सेस मेनली कन्फाइंड टू द जो देखो अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक्स जो मिलती हैं हमें, पत्थर मिलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत पुराने पुराने प्लेटू हैं फ्रॉम माइनिंग एरियाज। गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका आर डीप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो गोल्ड माउन है साउथ अफ्रीका की, जो सोने की खदानें, वो 3 से 4 किलोमीटर गहरी हैं, इससे नीचे नहीं जाती। गोइंग बियॉन्ड द डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। वाई गोइंग, क्या बोल रहा है? गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। वाई? इट इज वेरी हॉट इन दिस डेप्थ, बहुत गर्मी हो जाती है। बिसाइड माइनिंग, देखो क्या लिख रहा है, बिसाइड माइनिंग scientists have taken number of projects to penetrate deeper depths to explore the condition in the crustal portion। साइंटिस्टों ने बहुत सारी कोशिश की हम और डीपर डेप्थ में जाए पर नहीं जा सके। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट सच एज डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। वो वर्क कर रहे थे डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट में, और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हैं। और डीपेस्ट ड्रिल हमने की है कोला में, आर्कटिक ओशन में, जो कि 12 किलोमीटर है। अभी अपना ऊपर देखा था कितना था, 6370 किलोमीटर हमारा कोर है। अभी हम कितना जा सके, 12 किलोमीटर। तो दिस and many deep drilling projects have been provided large volume of information through the analysis of material। but हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही जा सकते हैं, उससे नीचे हम नहीं जा सकते। तो we have to rely on the indirect sources, indirect resources पे रहना पड़ेगा। volcanic eruption form another sources of obtaining direct information। अभी देखो जो volcanic ये है, देखो ये जो अर्थ के इंटीरियर से चीज़ें निकलती हैं, मान लो है ना, यहाँ देखो अर्थ के इंटीरियर से चीज़ें निकल रही हैं। जो अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा है, ठीक है, तो वो ऊपर आ रहा है। जब ऊपर आता है तो बहुत सारी चीज़ें वो लेके आता है, उसी को साइंटिस्ट स्टडी करते हैं, फिर बताते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या 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 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट सोर्सेस। अब हम पढ़ते हैं कि जो डायरेक्ट सोर्सेस नहीं है, तो एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं, इनडायरेक्टली प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हाउ? We know through the mining activity that the temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface toward the interior in the deeper depth। हमें पता है क्या होता है, जैसे हम माइनिंग करते हैं, नीचे जाते जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाता है। ये मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये सरफेस है और मैं सरफेस के नीचे डिग करता जाऊँगा, मान लो 12 किलोमीटर पे पहुँच गया, यहाँ 12 किलोमीटर पे पहुँच गया। तो जैसे मैं 12 किलोमीटर पे पहुँच जाऊँगा, मैं माइनिंग कर रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, माइनिंग कर रहा हूँ, तो टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ओशन में भी यही हिसाब है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस। डेंसिटी भी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। ठीक है, एंड मटेरियल आल्सो इंक्रीजेस विद डेप्थ। It is also possible to find the rate of change of these characteristics. Knowing the total thickness of Earth, scientists have estimated the value of temperature, pressure, density at the different depth। देखो हमें पता लग चुका था कि टोटल थिकनेस कितनी है अर्थ की, तो साइंटिस्टों ने अपना एस्टिमेट वैल्यू के हिसाब से बता दिया कि हम इतनी हाइट पे जाएंगे तो इतना टेम्परेचर और प्रेशर होगा। ठीक है, अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, व्हाट डू यू मीन बाय मीटियोर? मीटियोर होता है, देखो जो हमारा एस्ट्रॉइड, यहाँ था अर्थ और यहाँ था मार्स, यहाँ थी हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। जो एस्ट्रॉइड बेल्ट थी, ये होता है बड़े बड़े रॉकी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। जब ये अपनी बेल्ट से बाहर निकलकर अर्थ की तरफ मूव करती हैं तो इसको मेटियोर्स कहते हैं, मेटेओराइड्स कहते हैं। और जब अर्थ सरफेस में आ जाती हैं तो मेटेओराइड कहते हैं, मीटियोर कहते हैं। तो अब जो मीटियोर जब हमारी जो एटमॉस्फेयर में आएगा, हमारी अर्थ को हिट करेगा, तो वो भी क्या देगा, हमें एक टाइप का एविडेंस देगा कि हमारे, क्योंकि अर्थ भी अपने बाकी सगे संबंधियों जैसी ही है मोस्टली, तो that at time reach the earth। however it may noted that material that becomes available for analysis from meteor
इज नॉट फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। हमें पता है कि वो इंटीरियर ऑफ अर्थ से नहीं है, पर जो मटीरियल एंड स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटियोर्स वो सिमिलर है दैट ऑफ अर्थ, सिमिलर है वो अर्थ के साथ। और दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटीरियल सेम एज और सिमिलर टू अवर प्लेनेट, हमारे प्लेनेट के सिमिलर ही है। और hence this become yet another source, but this source is a indirect source। आपको पता होगा कौन सा सोर्स, दिस इज इनडायरेक्ट सोर्स। एक और इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में आपको पता लगेगा, दैट इज वी कैन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है इसलिए इसको मैं थोड़ा सा तवज्जो दे रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ आपको, यूपीएससी में क्वेश्चन है, दैट इज ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड, सिस्मिक एक्टिविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब देखो जो सिस्मिक एक्टिविटी है, सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब जब अर्थक्वेक आता है तो हम उसमें सिस्मिक वेव्स आती हैं, बहुत सारी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो प्लेट्स जो हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो अर्थक्वेक वेव्स जनरेट होती हैं, तो आपको अगले चैप्टर में है ये। अब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम नहीं होता है, पोल्स और जो इक्वेटर है उन पर डिफरेंट वैल्यू होती है। देखें बोलता है इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल एंड लेस एट द इक्वेटर, बोलता है कि ये पोल्स के पास ज़्यादा है और इक्वेटर के पास कम है। दिस इज बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन दैट एट द पोल, इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा डिस्टेंस है सेंटर एट द इक्वेटर वो ज़्यादा है, पोल्स का आप अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो कम है। ऐसी हमारी अर्थ है, तो ये देखिए ये हमारा अगर नॉर्थ पोल है और अगर ये हमारा इक्वेटर है तो ये 0 डिग्री है, तो आप देखेंगे कि ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा इस डिस्टेंस से, ये वाला डिस्टेंस लेस होगा और ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा होगा। द ग्रेविटी वैल्यू आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा है, मैं बता देता हूँ। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट ए डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर फैक्टर, और इसको ग्रेविटी एनॉमली बोलते हैं। देखो ग्रेविटी एनॉमली मतलब जब ग्रेविटी डिफरेंट बिहेव करे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, उसको ग्रेविटी एनॉमली कहते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो सिंपल थिंग। So last thing we have to discuss in this video, that is earthquake. What do you mean by earthquake? तो अर्थक्वेक को हमें डिस्कस करना है डीपली। द स्टडी ऑफ सिस्मिक वेव प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर्ड इंटीरियर एंड अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड इन शेकिंग ऑफ अर्थ। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थक्वेक? शेकिंग ऑफ अर्थ, अगर अर्थ हिल रही है तो उसको हम अर्थक्वेक बोल सकते हैं। इट इज अ नेचुरल इवेंट एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट, तो इंपॉर्टेंट है रिलीज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज होगा तो हमारा अर्थ शेक करेगा। अब क्वेश्चन वही है, व्हाई डज अर्थ शेक, वो एनर्जी क्यों रिलीज हुई वही हमें जानना है। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग ए फॉल्ट, जब फॉल्ट, ये मान लो ये हमारा रॉक है या प्लेट मान लो, आगे मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी है एक, जब मान लो इसमें फॉल्ट आ गया, फॉल्ट यानी कि दरार आ गई, फॉल्ट एक शार्प ब्रेक हुआ इन द क्रिस्टल रॉक, ठीक है, जो रॉक है अलोंग ए फॉल्ट वो टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये चाहेगा, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, ये चाहेगा मैं ऊपर की तरफ जाऊं और ये चाहेगा मैं नीचे की तरफ जाऊं, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये मान लो ये रॉक है और इसमें, ठीक है, अगर इसने एज द ओवरलाइंग रॉक स्टार्ट अप प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक देम टुगेदर, जो फ्रिक्शन है इन दोनों को लॉक कर देगा। हाउएवर देयर टेंडेंसी टू मूव अपार्ट एट द सेम टाइम ओवरकम द फ्रिक्शन, इनकी टेंडेंसी है कि हम एक दूसरे से दूर चले जाएं, एट द सेम टाइम ये अपने फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक गेट डिफॉर्म, ब्लॉक जो होता है वो अलग हो जाते हैं, इवेंचुअली स्लाइड कर जाते हैं वन अनदर अब्रप्टली, ये कॉजेस करता है रिलीज ऑफ एनर्जी, यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और जो पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, द पॉइंट वेयर एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड एज ए फोकस, इज कॉल्ड एज ए फोकस, एंड अर्थ सरफेस जहाँ सबसे पहले एनर्जी पहुंचती है उसको हम कह देते हैं, ये देखिए आपको लिखा है द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड फोकस, अल्टरनेटिवली इस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर ऑल्सो। और जो एनर्जी वेव जब ट्रेवल करती है डिफरेंट डायरेक्शन में, जब वो सरफेस के पास पहुंचती है तो सबसे पहले जहाँ सरफेस के ऊपर पहुंचती है उसको एपीसेंटर कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, बोलते हैं कि दिल्ली में भूकंप आया तो एपीसेंटर उसका दिल्ली था, इसका मतलब कि जहाँ पे फोकस था, फोकस के डायरेक्टली में एक थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा अर्थ है और यहाँ पे मान लो फोकस है और ये सरफेस है, तो सबसे नज़दीक सबसे पहले चारों तरफ वेव आएगी,
लेकिन जहाँ सबसे पहले ये वेव पहुंचेगी उसको हम एपिसेंटर का नाम देंगे. This is called as a epicenter. In the next video we are going to discuss the earthquake, both type of discuss, and so comment, like and